हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल मैक इन शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट। आपने सुना होगा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व। एक्चुअली में हमने अभी पिछले लेक्चर में ये जाना कि सोम हमें क्यों पढ़ना चाहिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का हमने थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा, उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेज देखे, लेकिन अभी तक हम मटेरियल स्पेसिफिक बात नहीं करें कहीं भी। आज हमें रियल मायने में पता चलेगा कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्यों है, कैसे है और ये क्यों ज़रूरी है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। अभी तक चलिए एक छोटा सा एक रिवीजन करते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक स्पेसिमेन है और इस पर लोड लग रहे हैं टेंसाइल नेचर के, ठीक है। तो आपको अब मुझसे अच्छे से पता है कि जैसे ये लोड लगेंगे ये इसके अंदर में एक एक्सटेंशन लाने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से इसमें स्ट्रेन पैदा होंगी, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, या स्ट्रेन क्या था? ये था चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या इसकी कोई यूनिट थी? नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं थी। बहुत बढ़िया। तो आपको पता है वो स्ट्रेन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बॉडी भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगी पर यूनिट एरिया, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस, अब अच्छा एक चीज़ में स्ट्रेस जो है वो बॉडी ऑफर करती है, लोड जो है वो आप ऑफर करते हैं, है ना। अगर आपने ज़्यादा लोड लगा दिया, उस स्ट्रेस जो आप ये लोड की वजह से जो उत्पन्न हुई हैं, जनरेट हुई हैं, अगर ये ज़्यादा हो गई किससे? बॉडी की जो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू है, तो बॉडी फेल हो जाएगी। चलिए जानते हैं फेल होती कैसे। तो आज हम एक टेस्ट को पढ़ने वाले हैं। ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है ASTM ने, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया। ये स्पेसिमेन जो है एक स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ आता है, यानी कि दुनिया में अब कहीं भी पढ़ाई होगी जब भी, तब हमेशा स्टैंडर्ड यही लिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया जिसको इन्होंने टेस्ट किया फॉर टेंसाइल टेस्टिंग के लिए। किस पर? यूटीएम मशीन पर। यूटीएम क्या होता है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अल्टीमेट स्ट्रेस आ गई थी। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे इसको इस पर टेस्टिंग करी गई। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं यूटीएम क्या होती है, यूटीएम मशीन क्या होती है। यूटीएम मशीन कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आपके पास एक स्पेसिमेन होता है, इसको दो जगह पे क्लैंप कर दिया जाता है। यूटीएम मशीन क्या करती है, इसको धीरे धीरे खींचती है ऐसे, जिसकी वजह से आपको पता है इसमें एक्सटेंशन आ रहे हैं, यानी कि स्ट्रेन जनरेट हो रही है। वो स्ट्रेन जो है एक रिलेशनशिप में रहेंगी स्ट्रेस के साथ। अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले, तो वो रिलेशनशिप ही हमको देखना है कि वो रिलेशनशिप किस तरह का होगा। ठीक है, स्ट्रेन तो आएंगी ही आएंगी, बट बॉडी किस किस तरह की स्ट्रेसेस अपनी शो करेगी, बिहेवियर कैसा शो करेगा, कब वो स्ट्रेसेस कैसी होंगी रेस्पेक्टिव टू योर स्ट्रेन। यही हमें जानना है ड्यूरिंग इस पूरे कर्व स्केचिंग के दौरान। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूटीएम मशीन लिया, उस पर एक स्पेसिमेन लिया। स्पेसिमेन का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, यानी कि उसका जो लेंथ है वो उन्होंने लिया 2 इंच और जो उसका डायमीटर है वो लिया 0.5 इंच, ठीक है। ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन हुआ करता है और उन्होंने क्या किया, इसको स्पेसिमेन को यूटीएम मशीन में लगाया। यूटीएम मशीन का काम क्या है, लोड बढ़ाना। लोड बढ़ाना मतलब टेंसाइल लोड लगाना, यानी कि इधर एक क्लैंप इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो इस पर लोड बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने क्या किया, हर थोड़ी टाइम पर जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा लोड बढ़ाया, उन्होंने अपना जो है ये एक्सपेरिमेंट है इसके डेटास को नोट किया और इसको प्लॉट करा किस पे, एक ग्राफ पर। और वो ग्राफ में जो वाई एक्सिस है वो हमारा स्ट्रेस शो करता है और जो एक्स एक्सिस है वो स्ट्रेन शो करता है। और ये रिलेशनशिप दिखाया उन्होंने कि कैसे माइल्ड स्टील अपनी अंदर आने वाली स्ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्ट्रेसेस ऑफर करता है, ठीक है। चलिए हम भी शुरू करते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली में। पहली बात एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हम इसमें बनाएंगे वो ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ हमको उसको समझना है कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। आइए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। जैसे जैसे हमने बात करी कि हमारे पास स्ट्रेस जो हो जाती है वो जाती है वाई एक्सिस पे और जो रेस्पेक्टिव स्ट्रेन आ जाती है वो आ जाती है एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये माइल्ड स्टील का कैरेक्टरिस्टिक है। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बना रहा, इस सब चीज़ को भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये मटेरियल स्पेसिफिक बातें हो रही है कि मटेरियल ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ऐसे ऐसी स्टेजेस पर। तो हुआ यूं कि सबसे पहले जैसे ही उन्होंने लोड बढ़ाया, यानी यहाँ पे अपनी बॉडी अभी यहाँ पर है, क्योंकि ना उसके अंदर कोई लोड है तो उसकी वजह से स्ट्रेन भी नहीं आई होगी, स्ट्रेसेस भी नहीं जनरेट हुई होंगी। तो अब उन्होंने क्या किया, लोड बढ़ाया धीमे धीमे।
तो हुआ क्या, लोड आने से बॉडी के अंदर स्ट्रेन आई, और उसके रिस्पेक्ट में उसको काउंटर करने के लिए बॉडी ने स्ट्रेस ऑफर किया। तो हुआ यूं कि हमें ऐसा एक कर्व देखने को मिला जो कि आया लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जहाँ पे y जो है x के प्रोपोर्शनल होता है या x y के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू बढ़ रही है सेम वैल्यू y पे बढ़ रही है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि y बाई x जो है स्लोप जो आती है ये होती है कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं लीनियर। तो हुआ यूं कि पॉइंट ए तक उन्होंने एक लीनियरिटी देखी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, और ये लीनियरिटी शो करती है कि जैसे जैसे बॉडी में स्ट्रेन आई स्ट्रेस भी उसी के रिस्पेक्ट में बॉडी ने ऑफर करी। तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हुआ यूं कि यहाँ तक हमारा कर्व बिल्कुल लीनियर था, उसके बाद थोड़ा सा कर्व अपनी लीनियरिटी से डेविएट हो गया और कोई पॉइंट आया हमारे पास, पॉइंट बी, पॉइंट बी। ठीक है, तो इस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें साथ साथ में नोट करने चाहिए, जो हमें बहुत काम आने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है मेरा ए पॉइंट को उन्होंने कहा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि एक पॉइंट ऐसा दिखाया गया प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो एक पॉइंट उन्होंने ऐसा शो किया उसमें जहां तक कर्व जो है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था। उसके बाद आया एक पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी ऐसा है, ऑब्वियसली मैंने अभी जस्ट बोला कि यहाँ लीनियरिटी शो नहीं हो रही, यानी कि जितनी स्ट्रेन आई उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेस उतनी नहीं थी, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मैं लीनियरिटी से डेविएशन की बात कर रहा हूँ तो यानी कि वो कर्व जो है वो सीधा नहीं था, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को कहा गया इलास्टिक लिमिट। अब बात आती है कि यार हमने अब तक इलास्टिक तो बात ही नहीं करी, इलास्टिक क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच अगर किसी बॉडी पे आप लोड लगाते हो और उस लोड को थोड़ी देर बाद रिलीज कर देते हो तो वापस से अपना ओरिजिनल डायमेंशन को गेन कर जाता है। यानी कि अगर आप किसी बॉडी पे लोड लगाते हो और उसके अंदर स्ट्रेन्स आती हैं और आपने जैसे ही लोड हटाया तो वो स्ट्रेन जीरो हो जाती है। स्ट्रेन जीरो हो जाती है इसका मतलब हमें पता है स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल। और अगर आपका डेल्टा शुरू में आता है और आपने लोड हटा दिया, ये डेल्टा जीरो हो जाता है, तो आपकी स्ट्रेन कितनी हो जाती है, जीरो, यानी कि बॉडी में कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो ये वो पॉइंट है जहां तक अगर मैं लोड हटा देता तो ये यानी कि ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेन है वो भी इलास्टिक है और जो स्ट्रेस है वो भी इलास्टिक नेचर में, यानी कि जैसे मैं यहाँ से हटा देता ये स्ट्रेन जितनी आई थी बॉडी में ये वापस से जीरो हो जाती और हमारी बॉडी वहीं पहुंच जाती जहाँ से हमने डायमेंशन, जिस ओरिजिनल डायमेंशन में शुरू किया था। क्या था वो, लेंथ थी 2 इंच एंड डायमीटर था 0.5 इंच, ठीक है। लेंथ 2 इंच में से अगर थोड़ा सा बड़ी होती, मैं बोल रहा हूँ 2.0001 हुई होगी तो वापस से 2 हो जाती, ठीक है। स्पेसिमेन हमें वहीं मिल जाता है। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद थोड़ा सा कर्व में वेरिएशन आया, कुछ ऐसा वेरिएशन आया, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ सी है, एक पॉइंट यहाँ डी है। सी पॉइंट को कहा गया अपर यील्ड पॉइंट और डी पॉइंट को कहा गया लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। जानकारी के लिए बता दो कि सी पॉइंट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे और डी पॉइंट पे मेन फोकस रहेगा, लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहां से किसी भी बॉडी में आपको चेंज इन स्ट्रेन, यानी कि सॉरी बोला जाए तो प्लास्टिक स्ट्रेन देखने को मिली। प्लास्टिक स्ट्रेन क्या हुई, यानी कि अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और इससे थोड़ा सा भी आगे जाते हैं, उसके बाद आप लोड को हटा देते हैं तो आप वापस से स्ट्रेन जीरो नहीं पाएंगे, कुछ परमानेंट स्ट्रेन आपकी बॉडी के अंदर घर कर जाएंगी, आपकी बॉडी में कुछ चेंज इन डायमेंशन परमानेंट आ जाएगा। यानी कि अगर आप मैं बोल देता हूँ कि अगर आपका डायमेंशन ओरिजिनल 2 था और आपने 2.1 तक ले गए, लेकिन आपको पता है कि इलास्टिक रेंज जो थी वो 2.05 तक थी, तो 0.05 का आपके पास एक स्ट्रेन आ चुका होगा परमानेंट, यानी कि आपका जो अब फाइनल डायमेंशन रहेगा सब लोड हटाने के बाद भी वो 2.05 हो जाएगा, ठीक है। ये मेन बात थी यहाँ तक की। डीप हमारा लोअर यील्ड पॉइंट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना कि
ये हमारा डी पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है, एक छोटा सा रीजन आता है, ठीक है, इसको प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। इस रीजन में क्या होता है ना कि स्ट्रेस या लोड, लोड बोलेंगे हम, स्ट्रेस तो हम नहीं लगा सकते। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस जो है हम नहीं देख सकते, हम लोड लगाते हैं, लोड की वजह से स्ट्रेन आती है और स्ट्रेन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्ट्रेस लगती है ना। तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि हम स्ट्रेस लगाते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एक अच्छी खासी आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगी विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस। क्या समझे आप इसे? यानी कि आगे चल के एक छोटा सा रीजन ऐसा आएगा जिसको हम प्लास्टिक रीजन बोलेंगे, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि अब हमें लोड ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ा, जिस लोड तक हम थे वहीं हैं, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाया होगा, मुश्किल से हल्का सा बढ़ाया होगा, लेकिन हमको एक बहुत डेफिनेट वो मिल गया, क्या बोलते हैं, स्ट्रेन मिल गया। यानी कि अभी तक हमें क्या, अब खुद देखिए कि आपको लोड लगाना पड़ता था तब स्ट्रेन आता था, अब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लोड लगाना ही नहीं पड़ रहा, स्ट्रेन खुद ही आ रही है। तो ये वो रीजन है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्लास्टिक रीजन बोल लेते हैं इसको, ठीक है, प्लास्टिक रीजन। और जनरली क्या होता है, प्लास्टिक रीजन क्या होता है, 10 to 15 टाइम्स होता है, किसका, इलास्टिक रीजन का। यानी कि आपको अच्छी खासी स्ट्रेन देखने को मिल जाती है इस रीजन को क्रॉस करने के साथ ही, 10 to 15 टाइम्स बहुत होता है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका एक रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या होता है, देखिए समझिए इस बात को, क्या हुआ कि अभी भी हमें स्ट्रेन मिल रही है, देखिए स्ट्रेन हमारा इस एक्सिस पे होता है ना, यानी EF, हमें अभी भी स्ट्रेन मिल रही है, लेकिन अब बॉडी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन मिल रही है आपको, नो शक, बट रेजिस्टेंस अच्छा खासा ऑफर हो रहा है। इस रीजन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, वर्क हार्डनिंग रीजन। इस रीजन में आपको स्ट्रेन लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा रीजन मुझे लगता है कि ये हो जाता है DE रीजन, ठीक है। तो हम हमेशा अपने जो भी डिजाइन करते हैं ना, वो डी पॉइंट को रखते हुए, मतलब नोटिस में रखते हुए काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें काम बहुत कम करना पड़ता है और स्ट्रेन अच्छी खासी मिल जाती है। देखिए अब कोई आप में से ही बोलेगा कि यार स्ट्रेन आना कोई अच्छी बात तो नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट मैं इसको बोलूँगा कि ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आप कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, तो आप चाहेंगे कि आपका स्ट्रक्चर इलास्टिक रेंज के अंदर ही घूमे, क्योंकि उससे ज़्यादा हुआ तो आप जानते हैं फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी मटेरियल पे काम कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो आपने फॉर्जिंग, फॉर्मिंग, वायर ड्राइंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ये सब पढ़े होंगे। वो सब किस टेक्निक को यूज़ करते हैं, इसी टेक्निक को यूज़ तो करते हैं वो सब, किसको, डिफॉर्मेशन। आप मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन उस टाइम पे चाहते हैं, यानी वही मैंने कहा कि ये रिक्वायरमेंट है आपकी, कंडीशन है आपकी, किसी कंडीशन में आपको डिफॉर्मेशन चाहिए और किसी कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो हर टाइप का मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होता है। तो जो F है ना हमारे पास, F को कहा गया है सबसे पहले EF रीजन को कहा गया स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में अगर मैं बात करूं तो आपको 20 टाइम्स मिल जाती है ये क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन के 20 टाइम्स आप में स्ट्रेन मिल जाती है, यहाँ पे स्ट्रेन मिल जाती है आपको 20 टाइम्स। और जो F पॉइंट है उसको कहा गया है अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये काफी ज्यादा होती है, लगभग 360 के आसपास होती है। अगर मैं बात करूं इसकी लोअर यील्ड की, लोअर यील्ड मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 250 के आसपास होती है। लोअर यील्ड मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, पर फिलहाल ये जानिए कि 250 करीब होती है, 360 या 400 के नियर अबाउट होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जो कोई भी स्पेसिमेन सबसे ज्यादा झेल सकता है। इसके बाद वो बस अब बाय करने वाले हैं आपको, वो बोलने वाले बस मेरा हो गया, अब तो हम जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा रीजन आता है इसको नेकिंग रीजन बोलते हैं, नेकिंग रीजन में समझते हैं। आपको याद होगा कि जब आप जैसे कोई भी आप डक्टाइल मटेरियल देखते थे, कभी भी आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, क्ले देखे हुए आपने, क्ले होता है, क्ले को जब आप खींचते हो तो आपने देखो एक पॉइंट पे जाके नेकिंग शुरू हो जाती है, यानी कि वहां से मटेरियल गायब होना शुरू हो जाता है और वो टूटता ही ऐसे है। यानी कि अगर मैं उसको दिखाऊं, मेरे पास स्पेसिमेन ऐसा था, थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, कुछ स्पेसिमेन ऐसा हो गया, खींच के मैंने देखा, थोड़ी देर मैंने क्या देखा, कुछ ऐसा हो गया, ये देखिए, यानी यहाँ से जाने वाला है।
थोड़ी देर मैंने करेगा कुछ ये सॉरी थोड़ी देर मैंने कहा कुछ ये मतलब ये इधर से अलग ही हो गया, मैं ये कहना चाह रहा था एक्चुअली मैं क्या बना रहा हूँ अभी। तो ये यहाँ से टूट गया, तो इसको बोलते हैं नेकिंग रीजन, बॉटल नेक, ठीक है। अब यहाँ से मटेरियल गायब होना शुरू हो गया। अच्छा ये आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो लेंथ बढ़ रही है ना, वो किसके एक्सपेंस पे बढ़ रही है? एरिया घटने के एक्सपेंस पे बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ से एरिया खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रही है चीज़ यहाँ से। और एफ आपका कौन सा पॉइंट हो जाता है? एफ पॉइंट हो जाता है, सॉरी एफ तो हो गया, ई एफ, जी पॉइंट ले लेते हैं इसको। जी पॉइंट हो जाता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, यानी अब आपकी मटेरियल फेल हो चुकी है। अब बात आती है, मैंने आपसे बोला था कि क्यों मेरे लिए डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बॉस मैं डी पॉइंट को लेकर ही अपने डिजाइन बनाने वाला हूं। मैं अपने डिजाइन में यील्ड चाहता ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना, क्यों चाह रहा हूँ सर? मैं अपने डिजाइन में यील्ड चाहता ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि मेरी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहे या स्ट्रेस जो रहे, जो उसके अंदर पर जो वर्केबल स्ट्रेस है जो बॉडी के अंदर आने वाली है, वो मेरी यील्ड स्ट्रेस से कम हो। मैं यहाँ तक जाना ही नहीं चाहता, पर किसी रीजन में जाना भी चाहता हूँ, आई डोंट नो। क्योंकि ये भी एक आता है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, लेकिन मेरे को तो डिजाइन करने ना, मुझे इस कर्व से क्या मतलब? मुझे तो ये जानना है कि कब तक मैं किसी चीज पे काम करूँ या ना करूँ, मटेरियल कैसे सेलेक्ट करूँ। तो मैं इस बेस पे सेलेक्ट करूंगा, मैं इस पॉइंट के बेस पे सेलेक्ट करूंगा। तो मेरे लिए माइल्ड स्टील जो 250 MPa का यील्ड स्ट्रेस लेके घूम रही है, तो मैं चाहूंगा कि मैं अपना वर्केबल स्ट्रेस जो रहे या मेरी जो लोड लगने वाले हैं स्ट्रक्चर पे, उसके द्वारा जो स्ट्रेस उत्पन्न हो वो इससे तो कम हो। अगर इससे ज्यादा हुए तो उसके अंदर आ जाएगा क्या, एक प्लास्टिक स्ट्रेन। और प्लास्टिक स्ट्रेन का कोई तोड़ नहीं है, प्लास्टिक स्ट्रेन एक बार आ गया तो आप वापस नहीं जा सकते। और मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट के बाद यानी यहाँ तक आते आते 25 टाइम्स हो जाता है। अब आप सोचिए कितना एक्सटेंशन हो सकता है लेंथ के अंदर माइल्ड स्टील की। तो आप समझ सकते हैं इस कर्व से कि एक्चुअली में हुआ क्या है। मैं एक बार फिर से हल्का सा समराइज कर देता हूँ। ओ से ए तक हमारे पास हो गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ए से बी के बीच में, ए से बी नहीं, बी पॉइंट बोलूंगा, बी पॉइंट तक हमें मिलती है इलास्टिक लिमिट। यानी यहाँ तक अगर मैं लोड हटा देता हूँ तो मेरे को मेरा वापस से स्पेसिमेन वही जैसा था वैसा ही मिल जाएगा। बी के बाद हम सी पे चले गए, सी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसलिए इसकी बात नहीं करते। डी पहला ऐसा पॉइंट होगा जहां जाकर आपकी बॉडी में पहली बार एक यील्डिंग आएगी, एक प्लास्टिक स्ट्रेन शुरू हो जाएगी। यानी डी तक मैं चाहूंगा ही नहीं मेरा मटेरियल पहुंचे, अगर मैं एक रियल वर्ल्ड में काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो ये पढ़ना है। तो मेरे को पता चला डी से ई के बीच में क्या हुआ, डी से ई के बीच में क्या हुआ कि विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस, यानी हुआ होगा इंक्रीज पर इतना ज्यादा नहीं, विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेन देखने को मिल गई। ये मेरे लिए बहुत अच्छा रीजन है अगर मुझे काम करना है किसी भी फॉर्मिंग इंडस्ट्री में जाके। डीई मेरे लिए सबसे अच्छा रीजन है। ई से एफ जो हो गया वो हो गया स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में मटेरियल सबसे ज्यादा ऑफर करेगा क्या, स्ट्रेस किसके रिस्पेक्ट में, जो आपको स्ट्रेन चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज्यादा ऑफर करेगा अपना स्ट्रेस। उसके बाद हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहने की बात है, ई से एफ में एक्चुअली ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि मटेरियल में ना अब ना जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। जब भी किसी भी बॉडी का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो नहीं चाहता अपना स्ट्रक्चर बदलना, पर ये बदलवा के रहेगा। यहाँ पे एफ पॉइंट वो है जो वो मैक्सिमम अपना भाई सह सकता था कि भाई अब मेरा हो गया, अब जाने वाला हूँ मैं। तो एफ क्या होगा, किसी का भी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट हो जाता है। और ई से जी के बीच में नेकिंग शुरू हो जाती है, ये हम देखने को मिल सकता है हमें स्पेसिमेन में। जब फ्रैक्चर पॉइंट से कुछ फ्रैक्चर स्ट्रेस से कुछ स्ट्रेसेस पहले कुछ टाइम पहले आपको दिख जाएगा कि भाई एक जगह से एरिया कम होना शुरू हो जाएगा और आपका जो स्पेसिमेन है वो फेल हो जाएगा। तो ई से जी हो गया आपका कौन सा रीजन हो गया, ये जी पॉइंट कौन सा हो गया, फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपका स्पेसिमेन जाके बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक्चुअल कर्व और ये इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत अच्छी चीज है, ये भी हमें देखना चाहिए। क्या होता है कि एक होता है एक्चुअल कर्व, एक होता है कर्व जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील का टेंशन वाला जो टेस्टिंग है हमने देखा, एक वैसे बना रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार से होती है, आप जानते हैं कुछ इस प्रकार से होती है। ये मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए एक्चुअल कर्व है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ना हम जो देखते हैं ना वो कर्व कुछ ऐसी होती है। क्यों?
क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको याद होगा कि स्ट्रेस जो होता है वो F/A के बराबर होता है। इस रीजन में एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होने से अपनी स्ट्रेस बढ़ जाती है, लेकिन जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें एरिया को कम तो करते नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे स्ट्रेस थोड़ी सी कम ही दिखती है अपने को। तो ये टेंशन में हो गया, ये एक्चुअल हो गया, और ये आप जो इंजीनियरिंग लेके चलते हैं वो हो गया, ठीक है। ये हो गया टेंशन टेस्ट, ठीक है, ध्यान रहे। और सेम केस हो जाता है भाई कंपैरिजन के साथ। कंपैरिजन में क्या होगा कि आपका जो इंजीनियरिंग है वो ज़्यादा दिखता है आपको, और ये वाला आपको कम दिखता है। क्या नाम है इसका, एक्चुअल का। क्यों? आपको पता है एक्चुअल में क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है ना, आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, एरिया बढ़ रहा है, नीचे का एरिया बढ़ना है, यानी कि स्ट्रेस कम हो जाना। यानी इसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये कंप्रेशन के लिए है, ये टेंजाइल के लिए है, कि इंजीनियरिंग कर्व जो है ज़्यादा ऊंची दिखती है, या इसमें मेरे को जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो ज़्यादा, फ्रैक्चर स्ट्रेस जो है उसमें ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू एक्चुअल, और इसमें उल्टा होता है टेंजाइल में, ठीक है। ये हमने देख लिया। अभी एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, मैं एडिशनल चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये कि जब भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, आपको पता है कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्टील्स। स्टील की कोई एक क्वालिटी नहीं है ना। हाई टेंशन स्टील होती है, माइल्ड स्टील होती है, लो कार्बन स्टील होती है, हाई कार्बन स्टील होती है, बहुत टाइप की स्टील होती है। सब में ना एक चीज़ बहुत कॉमन है, कोई चीज़ हो ना हो, एक चीज़ बहुत कॉमन है कि सबका जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है वो सेम है, चाहे कोई भी स्टील हो, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना ज्यादा है। जैसे कि हाई कार्बन स्टील जो होती है उसकी कर्व कुछ ऐसी होती है ना। माइल्ड स्टील जस्ट हमने अभी देखी है कि कुछ ऐसी ऐसी होती है। उसके बाद एक लो कार्बन स्टील होती है, उसमें ऐसी होती है, ठीक है, कुछ ऐसी भी होती है, डिपेंड करता है। यानी कि मैं इसको कट कर देता हूँ इतने सेक्शन की, मैं इतने सेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि सबके लिए प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट सेम होती है, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल स्पेसिफिक होती है, स्टील से संबंधित है। उसके बाद क्या होता है ना, ये जो नेचर है ना, देखिए ये जो नेचर है ना, ये शो करता है हाई कार्बन कंटेंट को। हाई कार्बन कंटेंट, हाई कार्बन कंटेंट की वजह से क्या होता है ना कि मटेरियल हार्ड हो जाता है, मटेरियल हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है मटेरियल, यानी कि अब उसके अंदर इतना स्ट्रेच होने की क्षमता नहीं रहती। अब वो क्या होता है, ब्रिटाइल नेचर में पहुंच जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे ये ग्लास होता है और एक रबर होती है, दोनों में फर्क होता है। ग्लास को अगर आप ध्यान से देखोगे वो हार्ड होता है, वो हार्डनेस का एक डेफिनेशन बोला गया कि दैट इज क्या, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन और आइडेंटेशन, है ना। आप उस पर नाखून से ऐसे खरोंच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। हार्डनेस जो है ब्रिटाइल मटेरियल में आपको देखने को मिलेगी। ब्रिटाइल मटेरियल आपको पता है, ब्रिटाइल मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आ सकते। ग्लास आप यहाँ से छोड़ दो टूट जाएगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ रबर की बॉल आप यहाँ छोड़ दो तो हो सकता है उसमें बॉडी में जैसे ही थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, जैसे ही वो गिरे, लेकिन वो टूटेगी नहीं इजीली। तो स्टील इज वेरी मच मोर इलास्टिक, ठीक है। कोई आपसे बोले कि स्टील इलास्टिक है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा मोर देन रबर। एक क्वेश्चन देखा है मैंने ऐसा कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि स्टील का जो ई की वैल्यू है, अब वही बात है, ई हम अगले उसमें पढ़ेंगे अपने लेक्चर में, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, इस रीजन में हम जानते हैं। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तो जिसका यंग मॉडुलस जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा इलास्टिक, है ना। ये जो कर्व हो ना एक्चुअली में इलास्टिसिटी शो करती है, ये जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उसके अंदर, ठीक है। यानी वो उतनी ज्यादा स्ट्रेस जो है झेल सकता है, वो उतनी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है विदाउट गेटिंग फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो ये अपने वेरियस टाइप के वो होते हैं, जैसे कि, ठीक है। तो गाइज आज के लिए अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है यहीं खत्म करते हैं, और अपनी अगले वीडियो लेक्चर में आते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को फीडबैक दीजिए, अपना कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कैसा लग रहा है आपको, और आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हो, कोई और सब्जेक्ट आप चालू करना चाह रहे हैं, या इसी सब्जेक्ट में मैं शायद कुछ पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कोई बात हो मुझे ज़रूर बताइए, है ना। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।